it's Vaishnavi again, and now let's begin. We have been through with the introduction of this chapter in the first part of this video, and we have discussed about the first unit of this chapter 2 in the second part of it. Now we are going with the third part, and here you will be getting so many things, so stay tuned and let's get started. सो अभी हमें क्या बात करनी है, इसकी सेकेंड यूनिट आप जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स. अगर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स के बारे में देखें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जितने भी क्रॉनिकल्स थे वो किस तरह से प्रोड्यूस होते थे, क्या क्या उनमें होता था, उनका यूज़ क्या होता था, उनका काम क्या होता था, कौन बनाता था. तो जितने भी क्रॉनिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ इसके बारे में रिलेटेड है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में. तो अगर हम बात करें इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपके NCERT के हिसाब से चलना है. तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पहले इंट्रोडक्शन में 2 पैसेजेस लिखे हुए हैं. उन 2 पैसेजेस में क्या प्रोड्यूस किया हुआ है, सबसे पहले तो ये है कि जो क्रॉनिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसके लिए, फॉर स्टार्टिंग द एम्पायर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीज क्रॉनिकल्स आर द इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर एनी हिस्टोरियन टू स्टडी द मुगल हिस्ट्री. उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपके मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक कि व्हाट वर द क्रॉनिकल्स, व्हाई वर द क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस, कि ऐसा क्या था, काम क्या था क्रॉनिकल्स का, कि क्रॉनिकल्स लिखे किस लिए जाते थे. तो इसमें 3 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे. एज यू कैन सी इन द नोट्स 2 यू विल बी हैविंग इट. सो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिखाया गया है वो है कि दे प्रेजेंट टू प्रोजेक्ट द विजन ऑफ एन एनलाइटेड किंगडम अंडर होम ऑल ऑफ द parties हु कम अंडर इट्स अम्ब्रेला. यानी कि एक एनलाइटेड किंगडम का एक विजन दिखाना कि ये जो किंगडम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध किंगडम है. एक एनलाइटेड किंगडम यानी एक जागा हुआ साम्राज्य है, उसका एक अपने साम्राज्य की एक पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए ये क्या करते थे, एक एनलाइटेड किंगडम क्रॉनिकल्स लिखा जाता था. इसके साथ जो सेकंड पॉइंट है कि क्रॉनिकल क्यों लिखा जाता था, वो इसलिए क्योंकि टू कन्वे टू द रेजिस्टर्स दैट ऑल द रेजिस्टेंस वाज डेस्टाइन्ड टू फेल. ये अपने रेजिस्टर्स जो इनके दुश्मन होते थे उन सभी को ये कन्वे करते थे कि जितने भी आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो सब के सब डेस्टाइन है फेल होने के लिए, उनको बाद में अंत में नष्ट होना ही पड़ेगा. तो आप ये काम कीजिए कि आप कोई रेजिस्टेंस मत ही लगाइए. और जो थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड क्यों लिखे जाते थे ये क्रॉनिकल्स, वो ये है कि एज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर पोस्टैरिटी, कि आगे जाके जो इनकी जनरेशन आने वाली है उनके लिए इनके कुछ अकाउंट्स भी होने चाहिए ताकि ये अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे चल सके, उनके लिए एक आइडियल प्रस्तुत किया जा सके. तो ये 3 रीज़न थे जिसके वजह से ये लोग क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस किया करते थे. पहला अनलाइटेड किंगडम का विजन बताने के लिए, दूसरा टू कन्वे टू द रेजिस्टर्स दैट ऑल द रेजिस्टेंस वाज डेस्टाइन्ड टू फेल, और तीसरा ये है कि एज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर देयर पोस्टैरिटी. उसके बाद में ये जो क्रॉनिकल्स होते थे इन्हें लिखता कौन था, तो इनके जो ऑथर्स होते थे आप सब नोट्स में देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, 2-4 पॉइंट्स और हैं कि इनके जो ऑथर्स होते थे वो कौन होते थे, कॉर्शियर्स, यानी कि जितने भी कोर्ट में रहने वाले थे राजा के वो सभी इनके ऑथर्स होते थे. उसके साथ साथ ये जो सेंटर होते थे, मतलब इन क्रॉनिकल्स में लिखा किसके बारे में जाता था, तो किसके बारे में लिखा जाता था, राजा के बारे में लिखा जाता था, उनकी फैमिली के बारे में लिखा जाता था, उनके कोर्ट के बारे में लिखा जाता था, नॉबल्स के बारे में लिखा जाता था, वॉर जितने भी राजा लड़ता था उनके बारे में लिखा जाता था, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती थी उन सभी के बारे में लिखा जाता था. यानी कि इन सब चीज़ों में, यानी कि जो क्रॉनिकल्स थे उनमें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स होती थी. उसके साथ साथ जो टाइटल्स ऑफ द क्रॉनिकल्स, अभी एक चीज़ है कि आप अगर टाइटल देखें हमारे पास 2 बहुत ज़्यादा मेन है. लाइक वी हैव फर्स्ट विच इज़ अकबरनामा. तो अगर आप लिटरल मीनिंग देखो इस टर्म का, अकबरनामा, 2 टर्म्स आर हेयर कि अकबर एंड नामा, यानी द स्टोरी ऑफ अकबर, द स्टोरी ऑफ अकबर. उसके साथ साथ दूसरा जो है हमारे पास वो है बादशाह नामा, द स्टोरी ऑफ शाहजहाँ बादशाह. थर्ड वी हैव आलमगीर नामा, दैट इज़ आलमगीर इज़ द क्रॉनिकल अबाउट द आलमगीर इज़ अबाउट द औरंगज़ेब. सो व्हाट दिस सजेस्ट, कि टाइटल क्या सजेस्ट करता है कि क्रॉनिकल्स बनते क्यों थे, तो टाइटल ये सजेस्ट करता है कि जो हिस्ट्री है एम्पायर की, यानी कि जितना भी एम्पायर है, जितना भी रीजन है, जितना भी उनके एम्पायर है, उसका पूरा का पूरा मेन सेंटर कौन होता था, आपका राजा. यानी कि एम्पायर पूरा का पूरा किससे बनता था, पूरे मतलब एम्पायर, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्पायर, एक होता है एम्पायर, EMPEROR, एम्पायर. एम्पायर का मतलब होता है कि राजा, और एम्पायर का मतलब उनका पूरा साम्राज्य. तो ये जो टर्म्स हैं हमारे पास टाइटल्स ऑफ द क्रॉनिकल्स की, अकबरनामा, आलमगीरनामा, बादशाहनामा, हमें ये सजेस्ट करती हैं कि जो पूरा साम्राज्य था वो बनता किससे था, वो बनता था एक एम्पायर से, उसके रूलर से.
So now here comes our 2.1 जो हमें कहती है फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन। सो फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन कहने का इसका मतलब ये है कि जो मुगल्स थे जब वो आए थे वो उनकी जो लैंग्वेज थी वो तुर्किश थी, उनकी जो मदर टंग थी वो तुर्किश थी। बट ऐसा क्या हुआ कि मुगल्स के जो शिफ्ट हुआ कि तुर्किश से पर्शियन लैंग्वेज क्यों अडॉप्ट की जाने लगी। तो बात ये है कि पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि जो क्रॉनिकल्स थे वो क्रॉनिकल्स पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ना कि तुर्किश में। क्रॉनिकल्स वो रिटन इन पर्शियन। उसके साथ साथ ये है कि पर्शियन जो लैंग्वेज है वो फ्लरिश करने शुरू हो गई, क्योंकि धीरे धीरे करके 12वीं शताब्दी तक जब हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो उस टाइम पे जो है हमारी पर्शियन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा, पर्शियन को एक फेम मिला। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्शियन का ही बढ़ावा हुआ या पर्शियन का ही डेवलपमेंट हुआ, और उसके साथ साथ हमारे पास हिंदवी और उसके रीजनल डायलैक्ट्स जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा शुरू हो गया। जो बाबर की जो बाबरनामा है वो उन्होंने खुद लिखी है तुर्किश लैंग्वेज में, ना कि पर्शियन में। बट धीरे धीरे करके आगे जाके क्या होता है, जो अकबर है, अकबर के पीरियड में उसी बाबरनामा को, जो रियल बाबरनामा लिखी गई है तुर्किश लैंग्वेज में, उसका ट्रांसलेशन कराया गया पर्शियन में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। सो पर्शियन का जो इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्शियन पे था, पर्शियन बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी इन्फ्लुएंस कर रही थी। लाइक वी हैव राजस्थानी, 3 लैंग्वेजेस के नाम आपको बताए गए हैं, राजस्थानी, मराठी एंड तमिल। ये तीनों ही लैंग्वेजेस क्या हुए हैं, ये पर्शियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ पर्शियन ही इंडियन लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस थी जो पर्शियन को इन्फ्लुएंस कर रही थी। पर्शियन का इंडियनाइजेशन हो रहा था। बट इसी के साथ साथ जब हमारी पर्शियन और हिंदवी लैंग्वेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो हमारे पास एक उर्दू अलग लैंग्वेज बन के आ जाती है। सो माय फ्रेंड्स, डू यू फोकस दैट अ न्यू लैंग्वेज केम इनटू बीइंग, इट बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो अभी तक आपने देखा कि जो क्रॉनिकल्स थे वो क्यों बनाए जाते थे, और ये भी देख लिया कि क्रॉनिकल्स की लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन, और उनको कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था। बट अभी जो मेन आइटम है, जो मेन चीज़ हमें जाननी है वो ये है कि क्रॉनिकल्स को बनाया कैसे जाता था। तो जैसा तो आप जानते ही होंगे कि उस टाइम पे मुगल पीरियड में वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेसेस थोड़ी ना होंगी, वहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी ना होगी। तो ज़रा मुझे बताना कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ पे आई थी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो ठीक है, उस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जिन्हें हाथों से लिखा जाता है। तो हाथों से लिखा जाता है। तो अब हम प्रोसेस पे आते हैं कि जो क्रॉनिकल्स थे वो बनाए कैसे जाते थे। तो सबसे पहला जो स्टेज होता था उसका क्रॉनिकल मेकिंग का, वो है पेपर मेकर। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि पेपर मेकर्स ये क्या करते थे, दे प्रिपेयर द फोलियोज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब फोलियोज क्या होता है, फोलियोज मतलब कि एक बहुत सारा बंच ऑफ शीट्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। दिखा ना आपको? हाँ, आंसर दे देना, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होता था, हमारे दूसरे होते थे, दूसरे नंबर पे आते हैं स्क्राइब। स्क्राइब का काम क्या होता था, टू कॉपी द टेक्स्ट, की जितने भी जो भी टेक्स्ट होता था उसको कॉपी करके उसको लिखना। और तीसरा जो होता था वो होता था ग्लाइडर्स। इनका काम होता था टू इल्यूमिनेट द पेजेस। इनका काम था कि पेजेस को चमचमा देना है, बहुत सुंदर सा बना देना उन पेजेस को। उसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस आता है उसमें आपके पेंटर्स आते हैं, जिनका ऑब्वियस सा काम है कि वो क्या करेंगे, सीन्स बनाएंगे। जो भी वहाँ पे टेक्स्ट में बातें समझाई गई हैं उन्हीं बातों को सुंदर सुंदर दृश्यों में प्रस्तुत करना उनका काम होता था। और उसके बाद में जो फिफ्थ आता है वो आपका आता है बुक बाइंडर, जो क्या करता था, वो जितने भी इंडिविजुअल फॉलियोज होते थे उन सभी को बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल कवर्स के अंदर उनको अच्छे से सजा देता था। उनमें बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल कवर्स लगा देते थे। और कई बार तो ये जो ऑर्नामेंटल कवर्स हैं ये सोने के, चांदी के, महंगे महंगे बड़े सुंदर सुंदर कवर्स लगाए जाते थे। तो चलो अभी मेरे साथ बोलो, फर्स्ट पेपर मेकिंग, स्क्राइबिंग, ग्लाइडिंग, पेंटिंग एंड बुक बाइंडिंग। दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर मेकिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और फिर जो इनके पास एक मटेरियल आता था वो एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट होता था, एक वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी माना जाता था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्क है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस माना जाता था। इनफैक्ट जो रूलर्स थे वो एक दूसरे को गिफ्ट में बुक्स भी देते थे जो ये बहुत सुंदर सुंदर बनवाते थे। और इनमें से जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते थे उन सभी को अवार्ड्स दिए जाते थे, रिकॉग्निशन दिया जाता था, उन्हें टाइटल दिए जाते थे। बट एक बात बताओ, जो चीज़ हमें दिख रही होती है सिर्फ हम उसी चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। बट अगर हम देखें इस जो क्रॉनिकल्स है इसमें क्या दिखता होगा, फर्स्ट तो जिस इंसान ने लिखा है
उसके स्क्राइबर्स और जो पेंटिंग सुंदर सुंदर बनाई है, सिर्फ स्क्राइबर्स एंड पेंटर्स को ही फेम मिलता था। बाकी जितने भी हो गए बचे हुए, जैसे बुक बाइंडर्स हो गए, ग्लाइडर्स हो गए, पेन और स्क्राइबर्स हो गए, उन सबको था वो सिर्फ एनोनिमस राइटर्स ही बन के रह जाते थे। अब इसके बाद में क्या होता है, जो कैलीग्राफी है और जो पेंटिंग है, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट्स। पेंटिंग के बारे में आप नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ रहे हो अभी, तो अभी स्क्राइबिंग एंड कैलीग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो क्या होता था, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का फेवरेट स्टाइल कौन सा था, तो नास्टैलिक स्टाइल था। क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक व्हाट हाउ कैन यू डिस्क्राइब द नास्टैलिक स्टाइल, तो यू वुड बी राइटिंग दैट इट वाज अ फ्लूइड स्टाइल एट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। जैसे कर्सिव लिखते हैं ना, फ्लूइड सी लैंग्वेज होती है, सो वैसे एक फ्लूइड स्टाइल था जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से लिखा जाता था। अकबर का फेवरेट था और इसको कलम के साथ लिखा जाता था, जैसे आप देख सकते हो। और इस कलम की जो टिप होती थी वो 5 to 10 mm होती थी। एक कार्बन शाई भी यूज़ की जाती थी। So are you guys ready to revise whatever we have done till now? Let's begin. The production of chronicles बीच में दिया गया है। क्यों बनाए जाते हैं? To project the vision of enlightened vision, ये दिखाने के लिए कि एक enlightened vision कैसा होता है, ये बताने के लिए कि सारे रेजिस्टेंस फेल होने वाले हैं, और ये एक अकाउंट होता है फॉर देयर जनरेशन, जिसे वो आगे जाके फॉलो कर सके। फिर हमने देखा कि पर्शियन इन्फ्लुएंस करती है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को, मराठी को, तमिल को और राजस्थान को, लेकिन उसके बाद में पर्शियन खुद भी इन्फ्लुएंस होती है, खुद भी इंडियनाइज किया जाता है। उसके बाद में जो पर्शियन और हिंदवी जो इंडियन लैंग्वेज है, इन दोनों को मिला के एक नई लैंग्वेज का उद्गम होता है, दैट इज़ उर्दू। उसके बाद में जो क्रॉनिकल्स थे, क्रॉनिकल्स कौन लिखते थे, कोशर्स, यानी कि राजा के दरबार में जो भी रहता था वो कोशर्स थे, वो उनको लिखते थे। और जो हिस्ट्री जो थी एम्पायर की थी, ये टाइटल डेडिकेट करते हैं कि पूरा साम्राज्य का इतिहास सिर्फ और सिर्फ राजा के इतिहास से समर्पित है। अब भाई आखिर प्रोसेस क्या था जिससे क्रॉनिकल्स बनते थे, तो सबसे पहले पेपर मेकर्स आते थे जो फॉलियोज बनाते थे, फिर स्क्राइब्स आते थे जो उन पर लिखते थे, फिर पेंटर्स आते थे जो उन पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते थे, फिर बुक बाइंडर्स आते थे जो उन सभी को इकट्ठा करके उनको ल्यूमिनस सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल कवर्स में पैक कर देते थे। फिर हम बात करते हैं कि इतने सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फेम किसको मिलता है, सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन किसको मिलता है, तो कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स को फेम मिलता है। और फिर अगर पूछा जाए कि अकबर की फेवरेट राइटिंग कौन सी है, तो आपकी कौन सी होगी, नास्टैलिक राइटिंग। थैंक यू। So guys, if you really like this, please support. Thank you. Bye.